चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ईवीएस 2025 का इसमें सिलेबस क्या क्या मेंशन है, इसको अलग अलग पार्ट में हम बांट के रखें। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, सारा पैटर्न सबसे पहले भाग 1 में पर्यावरण में हम डाले हैं। नंबर 1 है आश्रय और परिवार, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि घर के टाइप कैसे कैसे होते हैं। कहीं बांस पे बने हुए घर होते हैं, कहीं लकड़ी का घर, कहीं पत्थर का घर। राजस्थानी क्षेत्रों में कटीले घर पाए जाते हैं। सजीव जगत, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। कि भोजन में जो पोषण है, पोषण कैसे होने चाहिए, जहाँ पढ़ेंगे विटामिन, कि विटामिन के यूज, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। जैसे क्वेश्चन आया था दूध शरीर में पचने में कितना टाइम लगता है, तो वो क्वेश्चन यहीं से था। सजीव जगत में पढ़ेंगे फिर यात्रा एवं यात्री, कि ये लोग आश्रय परिवार, घर में रहने वाले लोग अपनी नीड को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए। वहाँ ये देखेंगे कि ट्रैवल के साधन क्या क्या हैं। फिर हमारा पार्ट आता है सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कृषि और मृदा, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, बीटीकल्चर। कि एग्रीकल्चर के भाग क्या हैं, वहीं पढ़ेंगे मधुमक्खी, गोट फार्मिंग। कि फिर बकरी क्या है, पश्मीना के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, इसमें जो हैं वो देखेंगे। तीसरा है सौर मंडल और पृथ्वी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदाएं एवं वन, कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, जहाँ से क्वेश्चन आया था, जमीन की संरचनाएं, भूपर्पटी, मेंटल कोर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमारा भाग 3 में आता है भारत की विविधता एवं एकता, बायोडाइवर्सिटी इंडिया की। कि भारत में अलग अलग जगह पर कहाँ हैं, कि कहाँ क्या पाए जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इन सब के बावजूद भी भारत एक है। अगला टॉपिक है जनजाति, लोक कला, त्यौहार और भाषा। कि भारत में भाषा, त्यौहार, लोक कलाएँ जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, बिहू, असम, सुने हो ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग जनजाति समुदाय के लोग को जनजाति क्यों कहा जाता है। कि जंगलों में जो लगभग 25 साल से निवास कर रहा है उसको हम लोग जनजाति बोलते हैं। और जो समाज के मुख्य धाराओं से कटे हुआ है जात के आधार पे, उसको हम लोग जाति बोलते हैं। जो समाज की मुख्य धाराओं से कटा हुआ है उसको जाति, और जो जंगलों में निवास कर रहे हैं उसको जनजाति बोलते हैं। पर्यावरण का चौथा एरिया है तत्व मिश्रण एवं पृथक्करण। किसी भी तत्व, मिश्रण, यौगिक, इन सारी चीज़ों को कैसे जानते हैं, कैसे अलग करते हैं, सो रहे उठाओ उसको। अगला है जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश, मापन एवं गति, अलग अलग चीज़ें। यहीं पे हम लोग देखेंगे मृत सागर, जल, पानी खारा होने से क्या होता है, जिंदा शरीर पानी में डूबता है, मरा शरीर तैरता है। क्यों तैरता है, घनत्व के कारण। पानी में नमक मिलाने से क्या होता है, वो यहाँ देखेंगे। भारतीय इतिहास की झलक और विश्व परिदृश्य। भारतीय इतिहास में हम लोग देखेंगे गोलकुंडा का किला, देखे हो, वो एक इतिहास है, तो यहाँ पढ़ेंगे। अब अगला है ईवीएस के पैडागोजी के सेक्शन। ईवीएस शिक्षण विधि में 4 टॉपिक दिए गए हैं। पर्यावरण शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण शिक्षण का अर्थ, शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण का मूल्यांकन। हमारे पास टोटल अगर जो टॉपिक देखें तो 16 से 18 टॉपिक है, जिसमें से कंटेंट वाला एरिया हमारा लगभग हो जाता है 12 टॉपिक है। और इसमें से हमारा जो क्वेश्चन आएगा लगभग 15 के आसपास, और हर साल क्वेश्चन अलग अलग वैरी करता है। हम आपको कल भी बताए, कल नहीं परसों, कि कंटेंट एरिया पे फोकस करने के बाद भी आपका क्वेश्चन 10, 8 मैक्सिमम बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, या फिर तुक्का लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं पैडागोजी में, जो कॉमन सेंस बेस्ड होता है। जितना सच सोचोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, टॉपिक का नाम था पर्यावरण की समझ, याद है कि पर्यावरण की समझ को, पर्यावरण के भाग। सबसे पहले पर्यावरण है क्या, मनुष्य के चारों ओर फैले वायुमंडलीय भाग को पर्यावरण कहते हैं। हम लोग कल देखे थे पर्यावरण है क्या, कि पर्यावरण अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, अस्थिर भी हो सकता है, अस्थिर भी हो सकता है। पर्यावरण डिपेंड करता है वहाँ की स्थिति पर, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी।
पारिस्थितिकी शब्द की खोज किसने की थी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा, पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी हम मेंशन किए हैं कि पर्यावरण के भाग क्या क्या हैं। पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया, याद है? 2 भागों में, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक क्या हो रहा था, जो कुदरत ने बनाया, जैसे नदियाँ क्या है, प्राकृतिक है। और सड़क क्या है, मानव निर्मित। सड़क इंसानों ने बनाया, पर जमीन क्या है, प्राकृतिक। तो 2 चीजें हो गई कि पर्यावरण में जो भी चीजें हैं वो 2 तरीके की है, या तो प्राकृतिक है या तो मानव निर्मित है, या तो कुदरत ने बनाया या इंसानों ने बनाया। हम एग्जाम्पल लिए थे, जैसे ये प्लास्टिक का है, बना हुआ इंसानों ने इसको बनाया। तो जो चीजें इंसानों ने बनाई और जो इंसानों ने नहीं बनाई वो प्रकृति ने बनाई, क्योंकि इस धरती पर रेवोल्यूशन 2 ही तो ला रहा है ना, इंसान या तो फिर कुदरत के बनाए हुए चीज अपने आप में खुद रेवोल्यूशन ला रहा है। तो धरती पे पर्यावरण को 2 भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब जो प्राकृतिक संसाधन था वो 2 तरीके का था। एक, प्रकृति ने कुछ ऐसी चीजें बनाई जिसमें जान है, और कुछ ऐसी चीजें जिसमें जान नहीं है। अब जान किस में है, जब ये गाछ में वृक्ष था तो जान था कि नहीं। अब ये जो वृक्ष जब था, ये लकड़ी जब वृक्ष में था तो ये था प्राकृतिक। अब ये बन गया टेबल, टेबल क्या हो गया, मानव निर्मित। तो प्राकृतिक संसाधन इंसान की कारीगरी से क्या करता है, अपना रूप बदल देता है, मानव निर्मित में चला है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन है जिसको डायरेक्टली प्रकृति, जैसे पर्वत किसने बनाया, कुदरत ने। जान है उसमें क्या, नहीं है। जान रहता तो टहलता फिरता, तो उसमें जान नहीं है, यानी पर्वत को किसने बनाया, कुदरत ने बनाया, और वो है प्राकृतिक। प्राकृतिक में कैसा, अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन या भौतिक संसाधन। अब अजैविक संसाधन देखो, इसमें है जैविक का मतलब जानदार। एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किए हैं जिसमें जान है, जैसे कुत्ता, पीपल, किसके उदाहरण हो गए, जैविक संसाधन के। जैविक संसाधन वो होगा जिसमें जान होगी, जानदार चीजें होंगी। अब जैसे कोई बोलेगा ये घर जैविक है कि अजैविक, अजैविक। वायु जैविक है कि अजैविक, अजैविक। अब कोई बोलेगा वायु बहती है, हवाएं बहती है, तो हवा में जान नहीं है। जान जिस चीज में है वो अपने उसूल के तरीके, जैसे मच्छर को अगर इधर हाथ मारोगे ना वो उधर चला जाएगा, उधर से उधर। लेकिन किसी ट्रैक्टर के सामने जाके करो, हुआ, रुकेगी क्या, कि इधर घुर गई क्या, नहीं रुकेगी। तो इसका मतलब है कि ट्रैक्टर भले चलती हो मगर जो अपना संतुलन नहीं रख पाती है उसको हम अजैविक बोलते हैं। कि कोई बच्चा कुछ दिन बाद बोलेगा मोटरसाइकिल चलती है, तो जो अपना नियंत्रण नहीं रख पाती है उसको हम बोलते हैं अजैविक संसाधन। जैसे अजैविक संसाधन जिसमें जान नहीं, पर्वत, वायु, गाड़ी, जो भी चीज़ें, अब जितनी चीज़ें सोच सकते हो वो यहाँ पे है। जैविक जिसमें जान है, अब जान कुत्ता हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया। तो वही है कि हमारी इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, वो 3 फॉर्म में है। एक हो गया एनिमल, दूसरा हो गया प्लांट, और तीसरा हो गया माइक्रो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु जिसको बोलते हैं, वायरस, वो सब सूक्ष्म जीव है जिसको हमारी आंख नहीं देख पाती, मगर वो भी हमारी इस प्रकृति में है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जान उसमें भी है। तो हमारी इस धरती पर जो भी जानदार चीज़ें हैं, या तो वो है एनिमल या तो प्लांट। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस इन्वायरमेंट को 2 भागों में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी जिसके अंतर्गत हम प्लांट का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी जिसमें हम जानवरों का अध्ययन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव। तो किसी भी चीज़ को, जैविक संसाधनों को हम लोग 3 चीज़ों में बांटते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें जानदार हैं। और इन तीनों चीज़ों को, जैसे यहाँ पे कुत्ता हो गया, जूलॉजी में पढ़ेंगे इसको, और पीपल के वृक्ष हो गए, बॉटनी में पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, इन सब के बारे में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें धरती पर जानदार है वो जैविक संसाधन के उदाहरण है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रश्न कि प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं, ये क्वेश्चन है
कि प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण ए जल, नल, समुद्र, बी पर्वत, पुल, खेत, सी वर्षा, भूकंप, मानसून, डी कृषि, सिंचाई और जुताई। सी नंबर। कैसे सी नंबर? कि प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे जल किसने बनाया? कुदरत ने। नल किसने बनाया? इंसानों ने। ए जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बी पर्वत किसने बनाया? प्रकृति ने। पुल किसने बनाया? इंसानों ने। खेत किसने बनाया? इंसानों ने, क्योंकि प्रकृति ने तो जमीन बनाया ना। हम लोग उस खेत को कल मैदान बना दे, पिच बना दे उसमें, तो वो खेत खेत रहेगा क्या? वो तो मैदान बन गया। तो इंसान की कारीगरी है जो जमीन को अलग अलग रूप में बनाता है, कभी खेत तो कभी मैदान तो कभी तालाब, उसी को बना सकते हैं ना। तो अगली चीजें हैं सी वर्षा, भूकंप, मानसून। वर्षा किसका है? कुदरत का। भूकंप भी कुदरती है, मानसून भी। इस बार वर्षा खूब हो रही, इससे पहले हनबारा में बारिश की दिक्कत थी। तो सी हो गया प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण है वर्षा, भूकंप, मानसून। अब है कृषि, सिंचाई, जुताई, ये सब तो आम आदमी लोग कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हो गए वर्षा, भूकंप, मानसून। अब मानसून मतलब होता है ये नहीं, मानसून का मतलब वर्षा के पूर्व पहले मानसून होती है ऐसी परिस्थिति कि मानसून ही वर्षा लाता है ना। कि जैसे हमारे भारत में वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, वर्षा कराने के लिए मानसून जिम्मेदार है, जो अपने साथ आर्द्रता लेके आती है और वर्षा कराती है। जैसे मान लेते हैं बादल, बादल का छाना मानसून परिवर्तन के उदाहरण हो जाते हैं। अलग अलग समय में मानसून अलग अलग होता है। चलो छोड़ो। तो पारिस्थितिकी, अब यहाँ पे हम लोग दो तीन चीज़ों को तो यहाँ पे पहले कल भी देख चुके थे कि पर्यावरण को दो भागों में बांटे, प्राकृतिक और मानव निर्मित। एक हो गया प्राकृतिक, दूसरा हो गया मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जिसको कुदरत ने बनाया, मानव निर्मित संसाधन जिसको इंसानों ने बनाया। इस प्राकृतिक संसाधन को हम लोग फिर दो भागों में बांटे। प्राकृतिक संसाधन को हम लोग दो भागों में बांटे, जैविक और अजैविक। अजैविक संसाधन को भौतिक संसाधन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल कैसे बनेगा? कहेगा निम्नलिखित में से जैविक संसाधन के उदाहरण हैं ए ट्रैक्टर, बी कुदाल, सी गुड़िया, डी कुत्ता। क्या हो गया? कुत्ता। कुत्ता हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया? आंसर क्या होगा? कुत्ता। तो जैविक में तो जान है, और जैविक भी कैसा हो? जैविक किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक के अंतर। प्राकृतिक को दो भागों में बांटे, जैविक और अजैविक। अब यहाँ पे अगला सवाल ऐसे बनता है निम्नलिखित में से भौतिक संसाधन के उदाहरण है। फिर आपको समझ नहीं आता भौतिक मतलब क्या? भौतिक संसाधन के उदाहरण मतलब अजैविक, जिसमें जान नहीं। अब वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा हवा, तापमान, नमी। आंसर दिया रहेगा केवल ए बी, ए बी सी। आंसर क्या चला जाएगा? ए बी सी। भौतिक संसाधन उसी को बोलते हैं अजैविक संसाधन को। वर्षा, तापमान, हवा, नमी, आर्द्रता, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? भौतिक संसाधनों के अंतर्गत। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटे, जैविक और अजैविक। अब दिमाग से सोचो, पर्यावरण को कितने भागों में बांटे? दो भागों में। कौन कौन सा? प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक को कितने भागों में बांटे? दो भागों में। कौन कौन सा? जैविक और अजैविक। जैविक क्या है? जिसमें जान है। पीपल जैविक होगा कि नहीं? नीम जैविक होगा कि नहीं? पर्वत जैविक होगा कि नहीं? पर्वत भी होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया जैविक क्या। अब अजैविक में क्या क्या आएगा? जिसमें जान नहीं। हवा में जान है क्या? जमीन में जान है क्या? नहीं है। बहुत आदमी कहेगा सर ये तो फसल उगाती है। ऐसा कभी हुआ जमीन कि जमीन में अगर जान होती ना तो ये ज़मीन क्या करती? अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती। कभी ऐसा हुआ है कि गुस्सा आ गई ज़मीन, दरवाज़ा दूसरी तरफ घुर गया? ऐसा हुआ है? ऐसा भूकंप के कारण भी हो सकता है, ऐसा नहीं। ज़मीन के बस में ऐसा नहीं है।
जिस भी चीज़ों के बस में ऐसा करना नहीं है कि वो अपने हिसाब से कर पाए, उसको हम जानदार नहीं बोल सकते। आने वाले समय में शायद रोबोट ऐसा कर पाए। आने वाले समय में क्या होगा कि हम इंसान जो मानव निर्मित संसाधन कभी सजीव नहीं हो सकता, मानव निर्मित संसाधन निर्जीव होगा, क्योंकि कुदरत ही है जो जानदार चीज़ें पैदा करती है, मतलब जिसमें जान डाल सकती है। तो इंसान के द्वारा बनाया गया चीज़ हमेशा होगा वो जैविक, यानी जो इंसानों ने बनाया, जैसे सड़क, पुल, रोबोट, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें जो इंसान का फिर मोहताज रह गई, तो ये सारी चीज़ें कभी भी जानदार नहीं होगी। मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन हमेशा निर्जीव होंगे। तो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन हमेशा निर्जीव होगा। जैसे जब ये गाछ में था तो बढ़ रहा था, आज ये टेबल है, किसने बनाया? इंसानों ने। है, बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या है? इसको इंसानों की कारीगरी जो होती है वो हमेशा क्या होगी? निर्जीव होगी। अब आगे चलते हैं। ऊपर क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संसाधन दो तरीके से होगा, जैविक और अजैविक। पर्यावरण को हम लोग दो भागों में बांटें, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित कभी भी सजीव नहीं होगा। मानव के द्वारा बनाए गए सारी जो सामग्रियां हैं वो हमेशा निर्जीव होगी, भले ही ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल क्यों ना हो, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाता है बच्चों को, पूरा डॉट क्लियर नहीं होता है तो फिर कहेगा बुलडोजर तो चलती है, कोई अनगढ़ा सा नाम आ गया। तो जो अपना नियंत्रण खुद ना रख पाती हो, हम उसको जैविक संसाधनों में नहीं रखेंगे। जैसे कोई बोलेगा मक्खी बताओ क्या है, तो मक्खी जैविक संसाधन है, क्योंकि मक्खी को बोलो, मक्खी को इधर मारोगे इधर चली आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? इधर मारोगे इधर, वो अपना नियंत्रण खुद कर सकती है। अब है पारिस्थितिकी। पर्यावरण में जो भी चीज़ें नुकसान हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है पारिस्थितिकी, और परिस्थिति हम खुद उत्पन्न करते हैं। हमारे यहाँ लाखों जान गई, कारण था कोरोना वायरस। वो कोरोना आया चीन से, फैलाया किसने? प्रदूषण ने, वहाँ के लोगों ने। तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, और पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है परिस्थिति के हिसाब से। तो पर्यावरण का असंतुलन कहलाता है पारिस्थितिकी असंतुलन। यानी पर्यावरण अगर संतुलित है तो उसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी संतुलन, और अगर वो संतुलित नहीं है तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन। अब पारिस्थितिकी तंत्र को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो पर्यावरण की स्थिति का आकलन करता है, इसलिए इसको पर्यावरण की इकाई कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति उसकी परिस्थिति यानी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इकोसिस्टम, और पारिस्थितिकी का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। जैसे जूलॉजी, बायोलॉजी, विज्ञान का अध्ययन। तो ये सारी चीजें में लॉजी मतलब होता है अध्ययन। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की है इकाई, पहली चीज। तो पर्यावरण की पारिस्थितिकी तंत्र इकाई क्यों हुई? क्योंकि अगर पर्यावरण आज है तो इसके लिए जिम्मेदार है पारिस्थितिकी तंत्र, और ये पारिस्थितिकी तंत्र हमारी पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। जैसे हवा को बेहतर बनाए रखने के लिए वृक्ष उस तरीके से पर्यावरण को संतुलित किया हुआ है। हमारे पास कम से कम वन की कैपेसिटी होनी चाहिए 33%, और हमारे पास वन है 24%। क्या भारतीय वृक्ष के जो पारिस्थितिकी स्थिति है वो अच्छी है? नहीं है। जब पारिस्थितिकी वन की अच्छी नहीं है तो पर्यावरण अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। अगर हमारे यहाँ नाला खुला हुआ है, नदियाँ गंदी हो रही है, तो हम ऐसी परिस्थिति बनाएं कि इल्लत समाज बना दिए। ऐसा किए कि नहीं किए? रोड पे कूड़ा फेंक रहे हैं, नदी में लैटरिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया कि हम अपनी परिस्थिति खराब किए, खराब हुई पारिस्थितिकी, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन, और इसका लंबा प्रभाव पड़ा पर्यावरण पर। पहले लैटरिंग किए पोखर में, सड़क के किनारे, अब उसका महक जा रहा है गांव में। होता है कि नहीं? आपकी गलती, आप ही नाक दाबते हो। होता है कि नहीं होता है? तो यही होता है कि एक ऐसी परिस्थिति जहाँ से गंदगी फैली, उससे होगा पारिस्थितिकी असंतुलन, और इसका प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण पे। तो इसीलिए पर्यावरण की इकाई क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पर्यावरण की इकाई। बहुत बच्चे को ये पता नहीं चलता कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या अंतर है।
पारिस्थितिकी पर्यावरण के एक अंग हैं। जैसे अगर आपके पैर में ठेस लग जाए, बदन को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। दिमाग को भी दर्द होगा कि आज नहीं जाते तो ठीक था, पैर में चोट लग गया। ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इसीलिए पारिस्थितिकी पर्यावरण के अंग हैं। अगर आप यहाँ की पारिस्थितिकी खराब रखोगे तो ये आसपास का पर्यावरण गंदा होगा। इसीलिए इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं उससे धरती का पर्यावरण खराब होगा। कभी सोचे हो चाइना इंडिया वाले को क्यों बोलता है गंदगी कम फैलाओ? अमेरिका वाले का हम क्या बिगाड़े? हम धरती है, हमारा भारत है, हम भारत में आग लगा दें। अमेरिका वाले को है कोई दिक्कत? नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक नाव पे सब बैठे हुए हैं और कोई गलती से छिटियल आदमी नाव के नीचे छेद कर दिया, डूबोगे सब कि कोई अकेला डूबेगा? सब डूबेगा ना। तो ये धरती है हमारी, और ये धरती टोटल 7 महादेशों में बटी हुई है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ना श्रीलंका तो भारत के अंतर्गत है। देखो महादेश कितने? 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, हम लोग बात करेंगे। अब देखो ये इतने ज़्यादा महादेश बन करके ये हमारी धरती बनी, तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। इसलिए प्रॉब्लम होती है कि अगर आप मान लो कि घर है आपका, आप क्या किए? अपने घर में टायर जला दिए। बगल वाला बोलेगा रे टायर बंद कर, उसका दम अपने घर में घुट रहा है, आपके प्रॉब्लम से हो रहा है कि नहीं? इसी को बोलते हैं पर्यावरणीय असंतुलन। कि एक अगर पारिस्थितिकी खराब होगी तो पर्यावरण पे उसका असर धीरे धीरे पड़ेगा, क्योंकि आसमान एक है, जमीन भी एक है। इसीलिए हम लोग जो है ना पर्यावरण के लिए जो कन्वेंशन है वो एक साथ बनाते हैं। जैसे ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बनाए ओजोन संरक्षण के लिए, और ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को हर साल। तो ओजोन बताओ, ओजोन तो है हमारा आसमान में सेकंड मंडल, समताप मंडल में, धरती पे नुकसान क्यों हो रहा है? और धरती पर अगर नुकसान किसी खास क्षेत्र में हो रहा है तो फिर पूरा देश इसमें शामिल क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्यावरण पूरी दुनिया का मुद्दा है। अगर वायरस चाइना में आया तो किट हम लोग क्यों पहनने लगे, मास्क क्यों लगाने लगे? क्योंकि वो चाइना से कहाँ आएगा, भारत भी आएगा, और हम सब एक ही धरती पर रहते हैं। अगर घर में किसी को मान लो छुआछूत बीमारी हो गई फैलने वाली, पूरा घर वाला सतर्क हो जाता है उससे। घर वाला तो क्या, आसपास वाला भी दिखने नहीं लगता है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि इससे वहाँ तक फैलेगा। यही है पर्यावरण, कि अगर पर्यावरण में पारिस्थितिकी असंतुलन होगी तो ये एक जगह से दूसरे जगह फैलेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जिसको याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पर्यावरण की इकाई। पर्यावरण की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। पहले पारिस्थितिकी, अगर आपकी परिस्थिति खराब है तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो पर्यावरण को खराब करने के लिए जिम्मेदार क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। इसलिए पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए सबसे बेहद जरूरी है पारिस्थितिकी तंत्र। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। एक शिक्षिका बच्चों को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से सबसे बेहतर तरीका क्या सुझाया जा सकता है? ए, पारिस्थितिकी तंत्र को समझाया जाए और उससे पर्यावरण के मुद्दों को समाजी स्तर पर उठाया जाए। बी, पर्यावरण को समाज एवं किताबी ज्ञान के साथ जोड़ के देखना चाहिए। 4-5 पॉइंट इस तरीके से अगर दाएं बन गया तो हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है कि पर्यावरण को हम डायरेक्ट सही नहीं कर सकते। पर्यावरण खुद ब खुद सही हो जाएगा जब हमारा पारिस्थितिकी तंत्र मतलब मशीन, तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम, और हम किसी भी चीज़ को एक सिस्टम से करेंगे ना। कोई आदमी बीमार है तो वो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी जब ये पता लग जाएगी कि हुई क्या है। तो सबसे पहले जांच करेंगे। तो पर्यावरण को सुधारने के लिए सबसे पहले उस तंत्र को हमको सुधारना पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, कहेगा निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के भाग हैं। ए में पत्थर, बी में पर्वत, सी में नाला और डी में हो जाएगा वायु। सभी हैं। इस पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के भाग हैं, क्योंकि कुदरत का बनाया हुआ कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, किसी न किसी मकसद से बनाया गया है। तो पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। समझ में आया? बेंच पारिस्थितिकी है कि नहीं है?
जितनी भी चीज़ें हैं सब पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। यहाँ पे काम बस ये है कि उसको पारिस्थितिकी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। जैसे एक जहाज़ इंसानों ने बनाया, प्रदूषण फैला रहा है लेकिन समय भी बचा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह आसान कर रहा है, यात्रा के साधन हो गए हवाई जहाज़, लेकिन उस चीज़ों का इस तरीके से इस्तेमाल कि पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रभाव ना पड़े, पर्यावरण संतुलित रहे। इसमें है पर्यावरण की इकाई है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र, जो अस्थाई और अस्थाई भी हो सकती है। अस्थाई और अस्थाई क्या? जैसे कि हनबारा को कुछ सालों में कुछ लोगों ने मिलकर बहुत खूबसूरत बनाया और यहाँ के पर्यावरण को सुधार दिया। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि यहाँ ऐसे लोग आए कि फिर वो क्या किया, पहले जैसा हनबारा बना दिया। तो कुछ सालों तक तो पर्यावरण बहुत अच्छा रहा हनबारा का, आबो हवा, माहौल देखने में खूबसूरत, सारी चीज़ अच्छी हो गई। पर फिर खराब लोग आए, फिर उन लोगों ने पैसा ठगा, लूट मार मचाई और ये फिर वैसे जैसा हो गया। तो इसीलिए पारिस्थितिकी अस्थाई भी हो सकती है, वो अस्थाई भी हो सकती है। पारिस्थितिकी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो जहाँ कहीं का भी अगर पर्यावरण अच्छा है तो उसमें अच्छा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। और अगर पारिस्थितिकी तंत्र खराब होगा तो पर्यावरण ऑटोमेटिक खराब हो जाए। तो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाना चाहिए। तंत्र में हो गया, नाला साफ रखो, रोड साफ रखो, सड़क के किनारे वृक्ष लगाओ, लोगों को हाइजीन मेंटेन कराओ और पर्यावरण से अवगत कराओ। तो पर्यावरण के संबंधित मुद्दे को हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत सुलझाते हैं। अब है जो शब्द दिया किसने? टेंसले ने। पर्यावरण में पारिस्थितिकी शब्द का यूज किया गया, एक व्यक्ति था, नाम था टेंसले। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी शब्द को किसके द्वारा यूज किया गया? टेंसले के द्वारा। दूसरा है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। बैक करते हैं हम। पर्यावरण को कितने भागों में बांटे? दो भागों में। कौन कौन? प्राकृतिक, मानव निर्मित। प्राकृतिक को कितने भागों में बांटे? दो भागों में। कौन कौन सा? जैविक और अजैविक। जैविक का क्या मतलब था? जो जानदार थी। अजैविक का मतलब जिसमें जान नहीं थी। मानव निर्मित में क्या क्या आएगा? जिसमें जान नहीं है। फिर उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र एक सिस्टम है जो पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने में भूमिका अदा करता है। अब अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में क्वेश्चन बनेगा कि पर्यावरण में दिए गए संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ये दिया रहेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा अस्थाई होते हैं। सही कि गलत? गलत, क्योंकि पारिस्थितिकी क्या हो सकते हैं? अस्थाई भी हो सकते हैं, वो अस्थाई भी हो सकते हैं। अब आप सीटेट का जब ईवीएस का क्वेश्चन डील करोगे ना तो आपको कहीं कहीं पे लिखा होगा पारिस्थितिकी, तब आपको फिर ये शब्द ही समझ नहीं आते। पहली चीज है शब्द। अब तो समझ आएगा ना पारिस्थितिकी का मतलब क्या है? उस स्थान का पर्यावरण, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। कहेगा शिक्षिका बच्चों को पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा रही है, पारिस्थितिकी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए। अब नीचे दिया रहेगा ए, पारिस्थितिकी पर्यावरण का भाग नहीं है, ए में। बी, सभी जगहों का पारिस्थितिकी तंत्र एक समान होता है। सी, पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार है। अब दिया रहेगा केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी सी सही है या केवल सी सही है। आंसर क्या जाएगा? केवल सी। ए बी सी तीनों नहीं? क्यों नहीं? समझ में आया? हम लोग एक टीचर हैं, ठीक है, तो हम लोग क्लास में पहले ही जान जाते हैं कि बच्चा कौन पास करेगा, कौन पास नहीं करेगा, किस पे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे पहले कि शक हो मुंह खोलो, ठीक है, तब ना पता चलेगा कि बच्चा पास करेगा कि नहीं। बोलोगे तो पता चलेगा ये बच्चा एक्टिव है, दिमाग में भेजा में कुछ घुस रहा है। अभी हम आपको जो बहसबाजी किए इतना देर, किस लिए? यही बुद्धि विकास करने के लिए ना, कि सीटेट का 15 क्वेश्चन का पैडागोजी पूरा बुद्धि से बनेगा। हम पढ़ा ले या कोई भी मास्टर आपको पढ़ा ले, क्वेश्चन ना तो हूबहू आता है ना तो हर बार वैसे आते हैं। कैसा आएगा ये आप देखोगे और आपका एग्जाम तय करेगा।
लेकिन जो कॉमन सेंस हम आपको यहाँ डेवलप करेंगे ना, ये आपको फायदा करेगा। अभी हम इतना देर बकवास किए कि पारिस्थितिकी पर्यावरण का भाग है, और वहाँ क्या बोला, पारिस्थितिकी पर्यावरण का भाग नहीं है। सही कि गलत? गलत। दूसरा, पर्यावरण को पारिस्थितिकी प्रभावित नहीं करता है। करेगा कि नहीं करेगा? पारिस्थितिकी से ही तो पर्यावरण प्रभावित है। अब सी में दिया गया है कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। सही कि गलत? सही हो गया। तो वहाँ पे क्या करना है कि यही चीज़ें कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन देख लिए। अब अगला दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पारिस्थितिकी पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार है। अब इसमें और आगे स्टेटमेंट जोड़ दिया, इसके अध्ययन को कहते हैं बायोलॉजी। अब देखो इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। हम तो बायोलॉजी बोल दिए ना। आप शुरू में जब पढ़ते हो हाँ कि पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी को पर्यावरण के तहत जोड़ के देखा जाता है। पर्यावरण का संतुलन पारिस्थितिकी है, लेकिन उसके बाद में जोड़ देगा कि इसका अध्ययन बॉटनी में किया जाता है, या कुछ और डाल देगा नाम में। फिर कहते हो आप शुरू का पढ़ते हो, लास्ट भी सही मान लेते हो। इसलिए पूरा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक शब्द सीखे पर्यावरण, दूसरा सीखे पारिस्थितिकी। अब यहाँ पे एक सवाल है यहाँ पे कि शब्द दिया किसने? पारिस्थितिकी शब्द टेंसले ने। परिस्थिति कुछ भी आए टेंशन नहीं लो। आज हमारे समाज के, अब कहेगा कि पारिस्थितिकी पर्यावरण का अंग है जिसे बदला नहीं जा सकता। ए, पारिस्थितिकी को बदला जा सकता है। बी हो गया। सी, पारिस्थितिकी अस्थाई एवं अस्थाई दोनों हो सकते हैं। अब आंसर केवल ए, केवल बी, केवल बी सी, या ए बी सी। क्या जाएगा आंसर? बी सी गया ना, कि ये पर्यावरण के भाग हैं और बदले जा सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज, इसीलिए इसका नाम लिखा है पारिस्थितिकी, कि परिस्थिति बदली जा सकती है। कोई ऐसा आदमी आएगा जो अपने जिंदगी में कसम खाएगा कि हनवारा में 1,00,000 पेड़ लगाएंगे, पारिस्थितिकी बदलेगा कि नहीं? और कोई ऐसा जालिम आ जाएगा जो तिल्ली डंटा के लिए, गाड़ी के लिए, कुदरा के बेट के लिए आधा हनवारा का गाज गायब कर देगा। ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए है कि जब आप पर्यावरण के बारे में सोचोगे, एक ऐसी परिस्थिति बनाओगे जिससे पर्यावरण बेहतर हो जाए, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी संतुलन। और इसको, स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। और इकोलॉजी शब्द कौन दिया? तो इकोलॉजी बना है, इकोलॉजी, इको मतलब इकोसिस्टम। सुने हो? पारिस्थितिकी को इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। इसीलिए जब हम लोग कोई ऐसा सामान, कोई ऐसा पार्क या कोई ऐसा काम करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो, तो उसको बोलते हैं इको फ्रेंडली। जैसे डस्टबिन क्या है? इको फ्रेंडली समाज बनाने के लिए। हम लोग पॉलीथीन की जगह कागज का यूज करते हैं, इको फ्रेंडली। कि कहेगा क्या कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण के अनुकूल है। बाढ़ में चाय पीते हो, आराम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कागज में सामान लेते हो, वो आराम से हो जाएगा। तो हमें ऐसे समाज का, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में दिए गए सही कथन को चुनिए। ए, पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण पे काम करना चाहिए। बी, बच्चों को पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अवगत कराना चाहिए एवं वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। बी हो गया। सी हो गया, बच्चों को इको फ्रेंडली बनाने और पारिस्थितिकी से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके के हो गए हल्के हल्के सवाल। तो आंसर क्या हो गया? ए बी सी सभी हो गया आराम से। इसी तरह के सवाल को हम लोग बोलते हैं पैडागोजी। बड़े बड़े अर्थ सवाल दिए रहते हैं, लेकिन उसके आंसर क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। अब यहाँ पे आया एक सवाल, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। ए, इकोलॉजी, बी, सोशियोलॉजी, सी, जूलॉजी और डी, ऑर्थोलॉजी। क्या हो गया? इकोलॉजी। एक जैसे सवाल आते हैं। फिर कहोगे जैसे अब ए में दे देता है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इकोलॉजी, बी में सोशियोलॉजी, फिर कहोगे जूलॉजी, चलो जूलॉजी। यही होता है कि आप जो जानते थे ना वो शुरू में भेटा गया और आप इतने फोकस्ड ही नहीं थे। जैसे आप पढ़े और वहाँ शब्द हिंदी में दिया रहता है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, ऑर्थोलॉजी, तुरंत उजरा गए। फिर अंत में क्या होता है? टाइमिंग का इतना ज़्यादा इशू होता है कि कोई मार के आप आगे चले जाते।
पारिस्थितिकी क्या है? पर्यावरण की इकाई, पर्यावरण के भाग। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र नाम कौन दिया? पारिस्थितिकी शब्द टेंसले, और इकोलॉजी, इकोसिस्टम शब्द कौन दिया? अर्नेस्ट हैकल। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक सवाल बन गया, निम्नलिखित में से पर्यावरण के संबंध में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, मानव निर्मित कुछ कुछ संसाधन पर्यावरण के भाग है एवं कुछ संसाधन पर्यावरण के भाग नहीं है। बी, पारिस्थितिकी तंत्र के सभी संबंधित सभी वस्तुएं पर्यावरण का भाग है। बी, अब दिया रहेगा ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। क्या सही है? केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है, कोई सही नहीं है। इस तरीके का छोटा सवाल देता है ना, क्या सही जाएगा आंसर? बी हो गया। बी हुआ कि नहीं हुआ? ए क्यों नहीं हुआ? ए क्यों गलत है? देखो, पर्यावरण में मानव निर्मित सभी भाग पर्यावरण का है, मतलब सभी संसाधन मानव निर्मित पर्यावरण के ही तो भाग हैं। चाहे चश्मा भी हो, ऐसा थोड़ी है कि दूसरी दुनिया से मेरा कोई रिश्तेदार भेजा पार्सल। तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब पर्यावरण का भाग है, और ये सारी चीज़ें हैं पारिस्थितिकी के अंग। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे है पारिस्थितिकी। पहले हम जाने पर्यावरण को कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन? प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक को कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन? जैविक और अजैविक। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसा बनेगा कि निम्नलिखित में से पर्यावरण के भाग हैं। ए, जैविक संसाधन, बी, अजैविक संसाधन, सी, मानव निर्मित संसाधन, डी। अब यहाँ पे डी दिया रहे, डी छोड़ दो, ए बी सी तीन हो गया, मान लेते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा केवल ए सही है, बी में दिया रहेगा केवल बी सही है, सी में सभी सही हैं। अब है, बहुत बच्चा जानते हो कहेगा सर जैविक क्या है, अजैविक क्या है, उसको क्लियर तो पहले होना चाहिए ना। जैविक क्या है, अजैविक क्या है, मानव निर्मित क्या है, वो कहेगा कि समझ में आए तब तो उस पर्यावरण के सभी भाग हैं। फिर अंत में जानते हो वो क्या मारता है? इनमें से सभी, क्योंकि मारा हुआ रहता है ना कि इनमें सभी रहता है तो सब सही होता है, इसलिए उसके सही हो जाते हैं। तो जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये सारे संसाधन पर्यावरण के भाग हैं। अब यहाँ पे मान लो कि इस तरीके, ये पर्यावरण का स्टार्टिंग है और सबसे अजीब टॉपिक है और सबसे ज़्यादा यूज होता है, लेकिन सबसे कम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसीलिए बच्चा नहीं पढ़ता है। ये अगर आपको टॉपिक के शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं तो पर्यावरण भारी लगेगा। कहेगा शिक्षिका, अब वहाँ पे दिया रहेगा कक्षा 3 की शिक्षिका या 2 की शिक्षिका, मान लेते हैं 1 की शिक्षिका। कक्षा 1 की शिक्षिका बच्चों को जैविक संसाधनों के बारे में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से जैविक संसाधन से संबंधित विषय को चुनिए, दिया रहेगा। अब आपको पता भी रहे तब ना कि जैविक संसाधन है क्या। नीचे दिया रहेगा फूल की पत्तियाँ, ए, फूल की पत्तियाँ, बी, सूखे वृक्ष, सी। अब इस तरीके से चार सवाल के आंसर दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे है जैविक संसाधन जिसमें जान, तो फूल की पत्तियाँ जानदार होगी कि नहीं होगी? जानदार होगी। अब वहाँ पे लगा दिया सूखी पत्तियाँ, जानदार होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, खत्म हो गई। तो इस तरीके के अब बच्चों को कहेगा कि बच्चे निम्नलिखित में से बच्चों के लिए जैविक संसाधन एक उदाहरण हो सकते हैं। ए, पर्वत, बी, नदियाँ, सी, जंगल, डी, पुस्तक। जंगल हुआ ना। बच्चों के लिए जैविक संसाधन, शिक्षिका बच्चों के लिए जैविक संसाधनों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करना चाह रही है। बच्चों के लिए सबसे उचित उपाय क्या हो सकते हैं? ए, पुराने किले का भ्रमण, बी, पर्वतों का भ्रमण, सी। अब सी में दिया रहेगा कि कोई ऐसे जगह जहाँ वृक्ष हो, फूल हो, कुछ भी ऐसे, जैसे पार्क का भ्रमण, या कहेगा कि किसी उद्यान का भ्रमण, तब वहाँ पे आपको ये क्या करेगा, कॉमन कनेक्ट करने में मदद करेगा कि सबसे ज़्यादा जैविक संसाधन कहाँ हो सकते हैं? पर्वतों पे होगा क्या? चिड़ियाघरों में होगा। उल्लू जैविक संसाधन,
बहुत तरीके का सामान वहाँ देखने को मिलेगा, जैविक संसाधन। तो वहाँ पे जैविक संसाधन आपको, ये शब्द आपको करेगा सपोर्ट। अब हम लोग ये देख लिए कि पर्यावरण देख लिए, पर्यावरण में ये क्वेश्चन भी सेट कर दिए, क्योंकि जितना कम नोट्स में रहेगा ऐड कि यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। अब इतना से आप काम चला लोगे कि इसमें प्राकृतिक भी है, मानव निर्मित भी है, दूसरी चीज़ें जानदार भी है, बेजान चीज़ें भी है। अपने हिसाब से सारी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हम। अब है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अभी आप जाने कि पारिस्थितिकी क्या होता है। एक ऐसी परिस्थिति जो हम पर्यावरण के लिए बना के रखे हैं, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। और हर समाज की पारिस्थितिकी अलग अलग होती है। कोई ऐसा जगह है जहाँ इंसान जा कर के बहुत अच्छा फील करता है, बहुत सुकून आता है, क्योंकि चलो उधर घूम के आते हैं, बहुत अच्छा है, तो वहाँ का पर्यावरण अच्छा है। कहीं गए तो दूर से लैट्रिन का स्मेल आ रहा है, तो वहाँ का हालत बहुत बुरा है, क्योंकि दूर चलो कहाँ खेलते हो, कैसे कैसे गंदे जगह में, तो वो गंदा जगह क्या है, वो एक माहौल है। तो बच्चा अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा दो तरीके से सीखता है, और बच्चों को के विकास में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है आनुवंशिकी, दूसरा है पर्यावरण। और पर्यावरण हम खुद बनाते हैं अपनी परिस्थिति से। किसी का पर्यावरण इतना गंदा है कि छोटा बच्चा रे बे गाली दे के बात करता है, सब कहेगा उसका पर्यावरण ही खराब है। और वो परिस्थिति बनाया किसने? उन समाज के लोगों ने। तो पर्यावरण क्या है? एक समाज है, और हर समाज का अपना अपना पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण, हाँ, आनुवांशिकता से ना आएगा, बाप माँ का लक्षण बाल बच्चे में भी आता है। जैसे देखोगे कि कोई बच्चा क्या होता है, उसी तरह बात करेगा, हाथ फेंकेगा, चलने में वैसा चलेगा। लेकिन क्या होती है कि ये आनुवांशिकी मतलब शारीरिक बनावट उसकी आनुवांशिकी आधारित होगी, पर लक्षण तो समाज आधारित होगा ना। अरे बाप का लक्षण बॉडी में दिखेगा, पर उसके तौर तरीके समाज के सिखाए हुए होते हैं। बच्चा कहाँ से सीखता है? जिसको बोलते हैं हम लोग समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया घर से शुरू हो जाती है, माँ उसकी मकतब होती है। अब बापे माँ लड़ा होगा तो बच्चा कहाँ से होगा? देखो ना, हट्टा कट्टा बच्चा दांत काट लिया, कह रहे इतना बड़ा हो गया दांत काट लिया, उसको पता ही नहीं चलता, उसकी आदत सी हो गई है। तो इसलिए जो हमारा जो विकास है वो पर्यावरण पे निर्भर करता है, क्योंकि पर्यावरण अच्छा होगा तो क्या होगा, एक स्वच्छ पर्यावरण में एक स्वच्छ दिमाग पलता है। जो आप आदमी रहोगे ना, वही दिमाग क्या होगा, पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही डेवलप करेगा ना। आपका अगर कमरा स्वच्छ है, सजा हुआ है, तो अच्छा लगेगा आपको। वही अगर अच्छा नहीं है तो आपको फिर अंदर नहीं घुटन सी होगी, झाड़ू लगाना पड़ेगा, तुरंत झाड़ू उठाओगे, तुरंत मारोगे, तब राहत मिलेगा। इसी को बोलते हैं पर्यावरण। बाद बाकी दिमाग आप लोग को है। पारिस्थितिकी को हम लोगों कितने भागों में बांटे? दो भागों में, जैविक और अजैविक। हम लोग वहाँ पर्यावरण को कितने भागों में बांटे? दो भागों में, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक कितने तरीके का होगा? दो तरीके का, जैविक और अजैविक। तो जो प्राकृतिक है ना, वही है पारिस्थितिकी। मानव निर्मित तो पारिस्थितिकी, हमारी प्रकृति हमारी परिस्थिति को बेहतर बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। इंसानों ने अपने फायदे के लिए धरती को इस तरीके से तोड़ा मड़ोड़ा कि इसकी पारिस्थितिकी स्थिति खराब होती चली जा रही है। नाली किसने बनाया? इंसानों ने। वृक्ष किसने काटे? इंसानों ने। छोटा बच्चा जाते जाते जानते हो क्या करेगा? मुँह तोड़ दिया नीम गाछ का और दांत घसने लगा। सोचो, वो वृक्ष उड़ता तो नीम गाछ बनता। बड़े पैमाने पर वो क्या करता? पर्यावरण को सपोर्ट करता। मगर उसका क्या किया? दतमन घस के फेंक दिया। बहुत बच्चा ऐसा करता है कि नहीं? तो पारिस्थितिकी, जो हमारी पारिस्थितिकी है, वो दो तरीके की है, जैविक और अजैविक। हम इस जैविक चीज़ों में को तीन भागों में बांटते हैं। हमारी इस धरती पर जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उसको तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक संसाधनों को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक।
पर्यावरण को कितने भागों में बांटे? 2 भागों में। कौन कौन? प्राकृतिक, मानव निर्मित। प्राकृतिक को कितने भागों में बांटे? जैविक और जैविक को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। क्या क्या? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। समझ आया? अपनी कॉपी में लिख के देखो। भेजा में घुसा, नोट तो बाद में देंगे ना। कैसे पता चलेगा कि आपको सीरियल याद हुआ जो हम आपको पढ़ाएं? पर्यावरण के कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन? प्राकृतिक, मानव निर्मित। प्राकृतिक के कितने भाग? 2 भाग। जैविक और जैविक के कितने भाग? 3 भाग। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। लिख के देखो ना आप।